Hello student. Now we are going to start with the video lectures of energy science and engineering. This is going to be the first lecture of energy science and engineering. As you everybody knows, myself Ashwini Kumar Chaturvedi. Basically I am assistant professor in Department of Computer Science and Engineering, and I will teach you the subject energy science and engineering. That is the elective subject for civil second year student. So initially we will start with the introduction about energy science and engineering subject. The code of the subject is KOE 043. Now we will start with the syllabus. It has the subject has 5 units. First unit is energy and its uses. The second unit is nuclear energy. Third unit is solar energy. Fourth unit is conventional and non-conventional energy source, and the fifth was is system and synthesis. So we will start with the unit 1. What we are going to learn during this semester in this first unit. I am going to give you the brief idea about this unit. In this unit we will discuss about different units and scales of energy use. एनर्जी डिफरेंट तरह की जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या यूनिट और स्केल हम एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे. डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, then we will discuss power, the unit of power, force, definition of force, the unit of force, and we will discuss the new thing that is known as British thermal unit. The short form of British thermal unit is BTU. So we will discuss some more units related with British thermal unit like therm. जैसे therm is equal to 10 to the power 5 BTU, and quad is equivalent to 10 to the power 15 BTU. We will discuss these kind of some more units. After that we will discuss about mechanical equivalent of heat. इसमें हम आपको एग्जांपल समझाएंगे कि कैसे हम किसी भी चीज़ को गर्म करके भी उसका एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हैं और मैकेनिकल वर्क करके भी उसका एनर्जी लेवल बढ़ा सकते हैं. तो थर्मोडायनेमिक्स लॉ होता है कि मान लीजिए कोई सिलेंडर है, उसमें गैस दी हुई है, ठीक है, तो उस पर हम फोर्स लगा कर प्रेशर लगा के मान लीजिए हम पिस्टन दबाते हैं उस सिलेंडर में, तो भी क्या होगा, उसका वो प्रेस होगा, उस पर फोर्स लगेगा और उसको हम गर्म करके भी सेम फोर्स लगा सकते हैं. तो जो फाइनल रिजल्ट हमको मिलता है दैट कैन बी ड्यू टू दैट फोर्स ओनली, और दैट कैन बी ड्यू टू द हीट गिवन बाई from the outside, or that can be from the combination of force as well as what we are giving heat from the outside. But we cannot decide कि ये सिर्फ हीट देने से हो रहा है या ये सिर्फ फोर्स लगाने से हो रहा है या ये दोनों के एडिशन से हो रहा है. तो वी विल डिस्कस मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इन डिटेल. After that we will discuss heat energy में conversion between heat and mechanical energy. In this we will discuss how we can create, how we can make electricity by using fossil fuel like coal. तो उसमें हम पढ़ेंगे कैसे हम हीट क्रिएट करते हैं. फिर हम उससे कोयले को, जैसे सबको पता है कि कोयले को हम गर्म करके वो कोयले को जलाते हैं, उससे पानी को हम इवेपोरेट करके हम भाप बना सकते हैं, स्टीम बना सकते हैं, ठीक. तो उसको क्या करते हैं, फिर एक बॉयलर होता है, बॉयलर में हम आग जलाते हैं और जो पानी पास होता है, पानी से क्या है, स्टीम जनरेट होता है. तो उस स्टीम को एक टरबाइन होता है, टरबाइन में हम भेजते हैं. टरबाइन क्या होता है, उसमें बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं जो रोटेट करते हैं स्टीम के प्रेशर से. तो और टरबाइन से जनरेटर कनेक्टेड होता है एक क्रैंक शाफ्ट के थ्रू. तो जैसा सब लोग जानते हैं जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेटिक मूविंग कॉइल होता है. तो जब टरबाइंस के बड़े बड़े ब्लेड स्टीम प्रेशर से तेज़ी से घूमते हैं तो उनसे जो कनेक्टेड क्रैंक शाफ्ट होता है वो घूमता है और वो कनेक्टेड होता है जनरेटर में. तो जनरेटर में मैग्नेटिक मूविंग कॉइल होता है, वो तेज़ी से घूमता है. जब वो तेज़ी से घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. और फिर टरबाइन में जब इस स्टीम से हम जो टरबाइन की ब्लेड्स घुमाते हैं, फिर ये अपना काम करके जो स्टीम वापस नीचे की ओर आती है और हम
जो भी जब भी जहाँ भी ये प्लांट लगाते हैं तो पास में एक पानी का बड़ा अच्छा सा स्रोत होता है, नदी है या तालाब है या नाली झील है, तो उससे पानी ले करके हम टरबाइन से जो गर्म स्टीम होती है उसको फिर नीचे की जैसे जैसे आती रहती है उसको ठंडा करते रहते हैं, ठंडा करते हैं तो वो स्टीम फिर पानी में बदल जाती है, तो वापस उसको फिर से हम भेज देते हैं बॉयलर के पास, वो गर्म करके फिर से, तो ये साइकिल चलती रहती है। तो वी विल डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल for heat energy conversion between heat and mechanical energy. Next topic we will discuss in this unit is electromagnetic energy. ठीक है, तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे, कितने तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनका क्या एनर्जी लेवल होता है, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, क्या वेवलेंथ होती है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैपेसिटर। दिस इज़ नथिंग बट what we are using, everybody nowadays using बैटरी एंड इन्वर्टर, तो वो जो हम लिथियम बैटरी यूज़ करते हैं दैट इज़ आवर इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैपेसिटर। कैपेसिटर सबको पता है कैसे चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे कैपेसिटर की जगह डुअल कैपेसिटर, डबल कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसमें फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे SMEs। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे वी विल लर्न अबाउट quantum mechanics, some portion of quantum mechanics. In quantum mechanics we will discuss Planck theory, Bohr's theory, different kinds of theory we will discuss in quantum theory and quantization of energy. Further we will discuss in this unit is energy in chemical system and processes. After that we will discuss different kind of phase changes. phase changes है आपको पता होगा कि बहुत सारे फेज चेंज होते हैं मटेरियल में, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, कैसे होता है, इवेपोरेशन के थ्रू होता है, गैस टू लिक्विड। ठीक है, कंडेंसेशन हम पढ़ेंगे, गैस टू लिक्विड कैसे होता है, अगर गैस को हम ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में बदल जाता है, कंडेंसेशन। तो दी इवेपोरेशन, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं ऐसे ही जैसे कि हवा में जब वाटर वेपर होते हैं, ठीक है, गैस टू सॉलिड बन जाता है, डायरेक्ट वो सीधे गैस से बिना लिक्विड में बदले सॉलिड में बदल जाता है, होट फ्रॉस्टिंग। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज फेज चेंजिंग process in detail. After that we will discuss bond energies and chemical reaction. In this we will discuss two kind of reaction, exothermic reaction, endothermic reaction. ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी लिबरेट होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो वी विल डिस्कस एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन in detail, and these are the two basically important reaction, but one more reaction is there that is known as energy of biochemical reaction. After that we will discuss entropy and temperature. In entropy and temperature we will discuss about how entropy is dependent upon temperature. Entropy is nothing but the disorderness of a system. किसी भी सिस्टम में जो डिसऑर्डरनेस होता है उसको हम, जो भी एनर्जी होती है, जैसे हर सिस्टम में कुछ ना कुछ एनर्जी होता है जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी में, कोई काम हमें करना होता है तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, पर किसी सिस्टम में कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जिसमें वी कैन नॉट चेंज दैट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज़ नोन एज एंट्रोपी। ठीक है, उसके बाद हम कुछ इंजन्स पढ़ेंगे। वी विल स्टार्ट विद द कार्नोट हीट इंजन। ठीक है, तो कार्नोट हीट इंजन इज़ नथिंग बट थियोरेटिकली थ्योरी बेस्ड इंजन। कार्नोट ने एक इंजन बनाया जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया, उस थ्योरेटिकली एक बनाया कि हाँ ये प्रोसेस हो सकता है। तो कार्नोट हीट इंजन वाज बेसिकली बेस्ड ऑन 4 types of processes. There will be 4 stages in Carnot engine. ठीक है, तो ये हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या तरह की प्रोसेस पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द स्टर्लिंग हीट इंजन। द स्टर्लिंग in Stirling heat engine we will discuss about some more processes and the working principle of Stirling heat engine. Then we will discuss in the first unit the heat pump and refrigerator. ठीक है,
तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर हम यूज़ करेंगे कि हीट पंप जो हम रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ करते हैं कॉमर्शियली या डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो इसकी क्या बेसिकली प्रोसेस होता है रेफ्रिजरेशन का बाय यूजिंग हीट इंजन। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। आफ्टर दिस टॉपिक वी विल कवर द फेज चेंज मटेरियल्स फॉर एनर्जी कन्वर्जन। ठीक, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस स्टीम एंड गैस पावर साइकिल, हाउ वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी from steam and how many cycles are there during the generation of electricity through the steam power. ठीक है, and there will be we will discuss about some gas power cycle like isentropic process, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबॉरिक प्रोसेस। तो ये हमें प्रोसेसेस बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी प्रोसेस में कभी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, किसी प्रोसेस में कभी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, किसी प्रोसेस में कभी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, कभी हीट चेंज होगी, कभी हम सिस्टम से हीट देंगे, कभी हम सिस्टम से हीट लेंगे। तो जितनी भी प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या चीज़ इसमें कांस्टेंट रहनी है और क्या चीज़ इसमें बदलनी है। फिर वी विल डिस्कस आफ्टर दैट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस पावर साइकिल। तो इसमें बेसिकली होता है हमारा ओटो साइकिल होता है, डीजल साइकिल है एंड ब्रेटॉन साइकिल और गैस पावर cycle. Otto cycle is nothing but our petrol cycle, and then next is our diesel cycle, and the third one is Breton cycle. So we will discuss these 3 cycles in detail in the last of this unit. In the second unit, that is nuclear energy. In nuclear energy we will discuss the topics like फंडामेंटल फोर्सेस इन यूनिवर्स, कितने तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं यूनिवर्स में। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स भी 2 तरीके के होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वी विल डिस्कस ऑल 4 टाइप ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इन द यूनिवर्स in detail in the second unit, that is nuclear energy. After that we will discuss the atomic theory. एटम क्या होता है, एटम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व करते हैं। तो वी विल डिस्कस दिस एटॉमिक थ्योरी इन डिटेल। After atomic theory we will discuss theory of nuclear structure. Nuclear structure जैसे कि न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, फिर न्यूक्लियस का क्या साइज़ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या साइज़ होता है, क्वार्क से कैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनता है। ठीक है, फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अब चूँकि प्रोटॉन पॉजिटिव है, हमें पता है कि जो 2 पॉजिटिव चीज़ होती है वो एक दूसरे को रिपल करती हैं। तो हाउ दिस प्रोटॉन कैन बी इंटैक्ट इनसाइड अ न्यूक्लियस, बिकॉज प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्जेस, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फोर्सेस उसमें लगते हैं। देयर आर सम न्यूक्लियर फोर्सेस, वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर फोर्सेस इन डिटेल, हाउ न्यूक्लियर फोर्सेस, ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन आर इंटैक्ट इन न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि रिपल्सिव फोर्सेस जो होते हैं, कायदे में क्या होता है कि अगर निगेटिव है या पॉजिटिव है तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, लेकिन ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स वो इंटैक्ट रहते हैं। तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वी विल डिस्कस अबाउट how we can get the energy from nuclear fusion or nuclear fusion. Nuclear binding energy basically क्या होता है, this is nothing but a mass defect. mass defect भी हम पढ़ेंगे। होता क्या है कि जब हम 2 छोटे नाभिक को फ्यूज़ करते हैं फॉर न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस। 2 तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोसेसेस होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड न्यूक्लियर फिज़न। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है कि हम 2 छोटे न्यूक्लियस को फ्यूज़ करके एक तीसरा बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आयरन और निकिल
के एटम से अगर छोटे होते हैं न्यूक्लियस, तो उसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एनर्जी लिबरेट होती है। होता क्या है कि जब हम दो न्यूक्लियस को फ्यूज़ करके एक तीसरा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो अगर हम पहले दोनों न्यूक्लियस को जोड़ें, उनका जो मास होगा और थर्ड न्यूक्लियस का जो मास होता है, उनके बीच में डिफरेंस आता है, एक छोटा सा टुकड़ा टूट के ड्यूरिंग फ्यूजन निकलता है। दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट एंड दिस इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी। ये एनर्जी हमारी रिलीज होती है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी and then the nuclear energy, nuclear force. We will discuss the weak nuclear force and strong nuclear force, and then nuclear reaction. There are three kind of radioactive decay. होता क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन होता है और एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व हो रहे होते हैं, तो उसके थ्रू हम रिएक्शन करते हैं, तो देयर विल बी नो चेंज इन न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना रिएक्टेंट में होता है उतना ही हमें प्रोडक्ट में मिलता है। रिएक्टेंट समझ रहे हैं, जब हम उनके बीच रिएक्शन करते हैं ड्यूरिंग, तो उसको रिएक्टेंट हो गया, और जब उससे जो हमें रिजल्ट मिलता है दैट इज़ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के टाइम पे न्यूक्लियस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज इट नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। बट व्हेन वी डू द न्यूक्लियर रिएक्शन, देयर विल बी सम चेंजेस इन न्यूक्लियस इन द प्रोडक्ट। जो हमारा रिएक्टेंट, जब हम रिएक्शन करते हैं तो उस समय जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है, जब हम फ्यूज़ करते हैं तो और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, तीसरा न्यूक्लियर जब क्रिएट होता है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। और एक और इसमें डिफरेंस आता है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस के चारों ओर इंटैक्ट रहता है, और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिस न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से एक दूसरे से इंटैक्ट हो, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। न्यूक्लियस में जो रहता है वो एनर्जी लेवल ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम जब न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के बेस्ड होता है वो, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है इन कंपैरिजन टू chemical reaction. So we will discuss these things in detail, and there are three kind of radioactive decay in nuclear energy. We will discuss these three in detail, like alpha decay, gamma decay and beta decay, ठीक है। Then we will discuss in detail the nuclear, two important things in this unit, that is nuclear fusion and nuclear fission. तो nuclear फ्यूज़न में हम पढ़ेंगे कि दो छोटे न्यूक्लियाई को मिलकर एक तीसरा बनाते हैं तो एनर्जी लिबरेट होती है। लेकिन वही मैंने बताया कि आयरन और निकल से अगर बड़े हैवी साइज के न्यूक्लियस बना करके हम और बड़ा हैवी साइज न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तब हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस व्हेन वी आर फ्यूजिंग स्मॉल न्यूक्लियस एंड व्हेन वी आर फ्यूजिंग द हैवियर वन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन, ऐसे ही न्यूक्लियर फिजन पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस से दो स्मॉल न्यूक्लियस ब्रेक होके बनते हैं, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज न्यूक्लियर फिजन। एंड आफ्टर दैट न्यूक्लियर फिजन वी विल डिस्कस इन डिटेल द न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर, हाउ वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर। तो सभी देशों में क्या होता है कि अगर आप कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको फ्यूल है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, तो उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटी होती है। आपको सबको कॉन्फिडेंस में लेना होता है, उसके लिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है इंटरनेशनल लेवल पे कि भाई हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं, उसका यूज़ हम बिजली पैदा करने के लिए करेंगे, बॉम्ब बनाने के लिए हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस में ले करके करना पड़ता है। तो होता क्या है बेसिकली, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर जो हम बनाते हैं न्यूक्लियर, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें काफ़ी हैवी होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लार्ज, ठीक है। एक तो फ्यूल बहुत महंगा होता है, बाकी सेटअप उसका काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो हमारे कॉस्ट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत कम होता है, मेंटेनेंस भी बहुत कम है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत कम है, और बहुत कम फ्यूल यूज़ करके हम ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं,
ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड देन वी विल डिस्कस इन द एंड ऑफ दिस यूनिट द सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि इससे क्या है, हमारा रेडिएशन हो सकता है जिससे कैंसर और स्किन कैंसर और बहुत सारी की दिक्कतें होने की संभावना रहती है रेडिएशन की वजह से। और हमें लास्ट में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। इन न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में क्या प्रोसेस होता है, फ्यूल हम कहाँ से, पहले भाई हम खुदाई करेंगे, खुदाई से हमें रॉ मटेरियल मिलेगा, रॉ मटेरियल को कैसे हम साफ़ करेंगे, कैसे क्रश करेंगे, किस फॉर्म में लाएंगे, किस तरह से उसको फ्यूल को बेसिकली हम यूज़ करेंगे। तो दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल in the last of this unit is nuclear fuel cycle. Now the third unit will be the solar energy. In solar energy we will discuss about the introduction to solar energy. पहली बात तो सोलर एनर्जी होते क्या है, सोलर मीन सन, तो सूरज से हमें जो एनर्जी मिलती है दैट इज आवर सोलर एनर्जी. In this we will discuss the fundamental of solar radiation and its measurement aspects. फिर सोलर से हमें जो एनर्जी मिलती है, जैसे हमने बचपन से पढ़ा कि हमारे प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, इंसान हैं, सब लोग जो धरती पर हैं उनको सबको एनर्जी कहाँ से मिलती है, सबको सूरज से एनर्जी मिलती है. जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमने पढ़ा था कि अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पत्तियाँ जो होती हैं, हरी पत्तियाँ कैसे भोजन बनाती हैं, वो सोलर एनर्जी से बनाती हैं. अच्छा, अब सोलर से जो रेडिएशन होता है तो कई तरीके से होता है. सोलर से रेडिएशन जो होता है तो कुछ किरणें डायरेक्ट, बीच में क्या है, सूरज और धरती के बीच में क्या है, जो ओजोन लेयर है, ठीक है, तो ओजोन लेयर से होते हुए सूरज की रोशनी धरती पे आती है. तो जो रेडिएशन होता है सोलर से, जो विकिरण होता है सूर्य से जो रोशनी पड़ती है, कुछ आएगी और डेविएट हो जाएगी, कुछ सीधे आएगी. तो वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरीके से सोलर एनर्जी सूर्य से निकलती है और धरती पे पड़ती है, कितना पार्ट पड़ेगा, कितना पार्ट जो है वापस लौट जाएगा, तो ये हम डिफरेंट पढ़ेंगे. तो अब सोलर से जो रेडिएशन होता है, जो एनर्जी लेवल होता है, हम सोलर उसको बोलते हैं फोटान. तो जो सोलर रेडिएशन होता है उसको मेज़रमेंट करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम मेज़र करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में सोलर एनर्जी कैसे. आज के ज़माने में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन फोकस है कि मैक्सिमम जगह पे सोलर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो. तो सोलर एनर्जी में भी क्या है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, और इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी जनरेट होती है तो खर्चा हमारा रनिंग कॉस्ट कम आता है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है. और इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट आपने देखा होगा जगह पे छतों पे बड़े बड़े पैनल लगे रहते हैं, उस पैनल में सोलर सेल लगे रहते हैं. सोलर सेल इज़ नथिंग बट सेमी कंडक्टर डिवाइसेस. तो इन दिस थर्ड यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी, फंडामेंटल ऑफ सोलर रेडिएशन एंड इट्स मेजरमेंट एस्पेक्ट. Then we will discuss basic physics of semiconductors. We have to discuss about the semiconductor devices and the p-type material, n-type material, generation and recombination of semiconductor junction, in which we will discuss the p-n junction. We have to discuss these topic of physics because the total solar energy, the total electricity production through solar energy is based on the semiconductor photovoltaic cell. Photovoltaic cell is nothing but our semiconductor devices. So we will discuss the metal semiconductor junction and PN junction in detail. तो इसमें हम पढ़ेंगे कैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स कैसे जनरेट होते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं. तो वी विल डिस्कस द कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर. आप लोग को पहले से काफ़ी नॉलेज है ही है इस बारे में. तो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल. एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोवोल्टेइक. एंड देन वी विल डिस्कस द जनरेशन. देयर आर 3 to 4 जनरेशन in solar cell. The first generation solar cell, second generation solar cell and the third generation solar cell. तो कौन कौन सी हम सोलर सेल फिल्म यूज़ करते हैं, पहली जनरेशन में क्या क्या हुआ, सेकंड जनरेशन में क्या क्या हुआ, और थर्ड जनरेशन में. बेसिकली क्या होता है कि 84% जो है सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल मार्केट में यूज़ होता है.
और भी बहुत सारे मटेरियल हैं, लेकिन जो मैक्सिमम मार्केट कवर होता है वो सिलिकॉन बेस्ड सोलर सेल होता है। तो फर्स्ट जनरेशन सोलर सेल में सिलिकॉन आया, सेकंड जनरेशन में सिलिकॉन के साथ साथ और क्या आया, या सिलिकॉन जो सोलर सेल था उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, और थर्ड जनरेशन सोलर सेल पढ़ेंगे। फिर फोर्थ जनरेशन भी आ गया है अभी लैब वगैरह में, जो इस पर काम वगैरह काफ़ी चल रहा है। और वी विल डिस्कस सम इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड विद सोलर, कि हाउ वी कैन वार्म आवर वाटर बाय यूजिंग सोलर गीज़र, सोलर वाटर हीटर एंड सोलर एनर्जी से हम कैसे जो है स्ट्रीट लाइट यूज़ कर सकते हैं। फिर सोलर कुकर भी हम 3-4-5 चीज़ें ऐसे पढ़ेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, कैसे हम पानी गर्म कर सकते हैं, कैसे हम खाना बना सकते हैं बाय यूजिंग सोलर कुकर। तो वी विल डिस्कस 4-4-5 थिंग इन डिटेल। ठीक है। इन द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ फोर्थ यूनिट, द फोर्थ यूनिट विल बी योर conventional and non-conventional energy source. In conventional and non-conventional energy source, we will discuss the biological energy sources. In biological energy sources, we will discuss about the different biogas plant. सबसे पहले क्या हुआ था, खादी ग्रामोद्योग ने बायोगैस प्लांट बनाया था। We can produce electricity by using biogas plant also. We can use biogas plant for cooking purpose also. तो 4-5 तरीके के बायोगैस प्लांट हैं। तो गांव में जैसे हम लोग देखते थे कि पहले खाना बनाते थे लोग, तो गाय के गोबर का, भैंस के गोबर का उपल बना करके या जंगल से लकड़ी तोड़ कर बनाते थे। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट आया बहुत अच्छा, बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में क्या करते हैं, पानी और गोबर मिला के स्लरी बना लेते हैं और उसको एनाबॉरिक प्रोसेस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो प्रोसेस करते हैं, उसको करके फिर हम उससे क्या गैस प्रोड्यूस करते हैं। उस गैस प्रोड्यूस करके हम उसको खाना बनाने के ईंधन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और बिजली भी उससे पैदा कर सकते हैं। उसका मेन एडवांटेज ये होता है कि इससे हमारा क्या होगा, एक तो जो जंगल की लकड़ी हम लोग काटते थे तो वो डिफॉरेस्टेशन से बच जाएंगे, पेड़ हमें नहीं काटने पड़ेंगे। और दूसरा उसका मेन एडवांटेज ये है कि जो गोबर के उपल बना करके हम गोबर जला के वेस्ट कर दिया करते थे, वो गोबर हम खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इवन जो इससे वेस्टेज निकलता है उसमें भी नाइट्रोजन, पोटेशियम जो प्रचुर मात्रा में हमें खेत की उपजाऊ क्षमता के लिए चाहिए होता है, वो बचा रहता है। तो इसका जो वेस्टेज होता है वो हम खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो बायोगैस प्लांट इज़ वेरी यूजफुल फॉर सेविंग फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड जो हम ज़मीन की उपजाऊ क्षमता थी जो कम हो जाती थी, गैस वगैरह हम ये गोबर वगैरह जो हम जला देते थे उससे, तो वो भी हमारी बच जाएगी। नेक्स्ट इज़ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो खनिज हमारे ज़मीन के नीचे से खुदाई से जो मिलते हैं वो हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं। लाइक कोयला हमारा हो गया, फिर हमारा फ्यूल लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये जो हमें मिलता है ये हो गया हमारा, दिस इज़ आवर, या नेचुरल गैस जो मिलती है, तो ये फॉसिल फ्यूल हो गया। तो इसमें हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे हिंदुस्तान में या विदेशों में किन किन जगहों पे कोयला प्रचुर मात्रा में। होता क्या है कि सालों साल, हजारों साल से जो है जानवरों की हड्डियाँ और वनस्पति जो ज़मीन के नीचे दबे रहते हैं, वो धीरे 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 हमारे जो है कोयले में, तेल में, नेचुरल गैस में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाते हैं। हजारों हजार साल लगते हैं। ठीक है। तो इसलिए इनको बोलते हैं हम जो है एग्जॉस्टेबल, नॉन एग्जॉस्टेबल, दो तरीके की एनर्जी होती है। तो दीज आर एग्जॉस्टेबल एनर्जी, मतलब ये समाप्त हो सकते हैं, क्योंकि दोबारा से फिर इनको बनने में हजारों लाखों साल लग जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट भी बोलती है कि कोयले की खदान होती है तो रिस्ट्रिक्शन लगा के रखती है कि भाई आप इतनी गहराई तक, इतनी दूरी तक ये सिर्फ कोयले की जैसे बचा के रखना है भविष्य के लिए, अगली जनरेशन के लिए। वरना बार बार बोलते हैं पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, डीजल ख़त्म हो जाएगा, कोयला ख़त्म हो जाएगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे, तो फिर हजारों लाखों साल दोबारा से फिर से इनको बनने में लगेंगे। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल कि भाई इंडिया में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है और कहाँ कहाँ से हमें डीजल, पेट्रोल और नेचुरल गैस किस किस मात्रा में हमें अवेलेबल है। इनसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस
फ्लूइड डायनामिक्स एंड पावर इन द विंड। तो फ्लूइड डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे से। लोग चूँकि सिविल के स्टूडेंट हैं तो यू हैव बेटर आइडिया अबाउट फ्लूइड डायनामिक्स। इसमें हम जो है स्पिनिंग ब्रॉल प्रॉब्लम पढ़ेंगे, इसमें हम और भी दो चार प्रॉब्लम्स हैं फिजिक्स से रिलेटेड, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे इसमें। और उसके बाद फ्लूइड हम पढ़ेंगे, इसमें हम बर्नौलीज़ थ्योरम पढ़ेंगे, फिर इसमें हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे, विस्कस फोर्स पढ़ेंगे। हाँ, विस्कस फ्लूइड क्या होता है, नॉन विस्कस फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड फ्लो कितने तरीके के होते हैं। फिर लिफ्ट पढ़ेंगे। लिफ्ट वैसे मैंने बताया ना, लिफ्ट में हम जो है एयर फॉयल प्रॉब्लम और स्पिनिंग बॉल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। कि जैसे कि मान लीजिए कोई बॉल है, उसको हम एकदम विदाउट स्पिनिंग हम स्ट्रेट फेंकते हैं, तो उसका एक प्रॉपर फिजिक्स के अनुसार एक वो नियम बना हुआ है कि इतनी हाइट से अगर इतनी स्पीड में हमने गेंद को फेंका तो वो पर्टिकुलर प्लेस पे उतनी दूर जाके गिरेगी। लेकिन अगर हम उस गेंद को स्पिन करा दें तो वो क्या होगी, अपनी जगह से डेविएट हो जाएगी। जिस जगह पे उसको गिरना था उस जगह पे ना गिर करके वो उससे आगे या पीछे होकर के गिरेगी। तो वी विल डिस्कस द स्पिनिंग बॉल प्रॉब्लम इन द लिफ्ट एंड वी विल डिस्कस द एयरफॉयल प्रॉब्लम। की एरोप्लेन है तो एयरप्लेन टेक ऑफ कैसे करता है, ठीक है। तो उसमें प्रेशर का मेन गेम है कि जिधर स्पीड ज़्यादा होती है, जिधर वेलोसिटी ज़्यादा होगी उधर प्रेशर कम होगा, और जिधर वेलोसिटी कम होगी उधर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द लिफ्ट। देन विंड टर्बाइन डायनामिक्स डिज़ाइन, विंड फॉर्म्स। तो विंड फॉर्म क्या होगा, आपने राजस्थान वगैरह एरिया में देखो होंगे, बड़े बड़े ब्लेड वाले विंड वो लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल ब्लेडेड होता है, डबल ब्लेडेड होता है, ट्रिपल ब्लेडेड होता है। तो उसमें क्या होता है, जो बहुत तेज़ गति से जो हवाएं चल रही होती हैं, तो उन हवाएं को काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करके हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर मैकेनिकल एनर्जी से उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके कैसे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली वी विल डिस्कस इन द विंड फॉर्म एंड डिज़ाइन, विंड टर्बाइन डायनामिक्स, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े ब्लेड लगे रहते हैं बड़े बड़े पोल पे, आप देखते होंगे, दैट इज़ नथिंग बट आवर विंड टर्बाइन। ये 3 तरीके के होते हैं बेसिकली, सिंगल ब्लेडेड, डबल ब्लेडेड, ट्रिपल ब्लेडेड। तो फिर 2-3 और भी तरीके के हैं जो बाद में हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ गया हमारा जियोथर्मल पावर एंड ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो जियोथर्मल पावर एंड ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन में सबसे पहले हम जियोथर्मल पावर में पढ़ेंगे। जियो मीन्स होता है धरती। तो धरती के नीचे जो थर्मल ऊष्मा जो हमें मिलती है उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो धरती में हम ड्रिलिंग करके, कई बार क्या होता है जब खुदाई होती है तो धरती में कुछ जगहों पे हमें जो है पानी मिलता है और भाप भी मिलता है, स्टीम भी मिलेगी और वाटर भी मिलेगा, ठीक है। और कई बार हमें जो है खाली हीट मिलेगी, कई बार हमें खाली पानी मिलेगा। तो जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ से हम ड्रिल करके पानी गिरा करके स्टीम जनरेट कर सकते हैं। जहाँ पे पानी और स्टीम दोनों एक साथ है वहाँ पे हम पानी को अलग करके स्टीम को यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके से हम जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करके पावर जनरेशन, बिजली पैदा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। इसमें हम ओटेक प्लांट बोलते हैं। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का शॉर्ट फॉर्म हो गया ओटेक प्लांट। इसमें क्या होता है, जो बहुत बड़े बड़े समुद्री इलाके हैं तो उनमें क्या होता है कि जहाँ पे गर्मी पड़ती है और समुद्री इलाके हैं वहाँ पे क्या होता है, समुद्र के ऊपरी लेवल का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन। तो 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर समुद्र के अंदर जाएंगे वहाँ के टेम्परेचर में करीब 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस रहता है टॉप ऑफ द सी एंड आफ्टर गोइंग टू 1.5 किलोमीटर इनसाइड द सी देयर विल बी a difference of 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो ऊपरी सतह है और निचली सतह है उसके दोनों के बीच के टेम्परेचर डिफरेंस से हम क्या करते हैं, स्टीम जनरेट करके, फिर सब में लगभग प्रोसेस वही रहता है कि ऊपर वाला टेम्परेचर जो गर्म है उसको यूज़ करके हम स्टीम जनरेट करते हैं और फिर स्टीम को ठंडा करने के लिए पाइप के थ्रू उसको 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर नीचे ले जाते हैं, कंडेंस करके उसको या तो एग्जॉस्ट करते हैं या रिसाइकिल करके लिक्विड के फॉर्म में ऊपर ला के फिर से गर्म करके हम स्टीम जनरेट कर लेते हैं। तो उसमें 2-3 तरीके के प्लांट हैं, वी विल डिस्कस इन थर्मल ओटेक प्लांट। नेक्स्ट इज़ टाइडल। टाइडल प्लांट क्या होता है कि टाइडल, आपने ज्वार भाटा सुना ही होगा, ज्वार भाटा।
तो टाइडल प्लांट हमारा क्या है? टाइडल प्लांट में हमारा स्मॉल टाइड और हाई टाइड होता है। तो ज्वार और भाटा, तो ज्वार को बोलते हैं हम हाई टाइड और भाटा को बोलते हैं स्मॉल टाइड। तो जो हमारा आप देखते होंगे अमावस पूर्णिमा बोलते हैं, जो न्यू मून बोलते हैं, नया चांद बोलते हैं, न्यू मून और फुल मून जब होता है तो हमारा ज्वार बहुत ज़्यादा हाइट पे मिलता है। तो कुछ जगह पे दुनिया में अलग अलग समुद्री इलाकों में अलग अलग लेवल के टाइड्स मिलते हैं। बेसिकली ये होते क्या हैं, ये धरती पे क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा और सूरज दोनों का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। तो चंद्रमा का भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है और सूरज, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा करीब है तो चंद्रमा का जो फोर्स है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इसलिए चंद्रमा जब फुल मून और न्यू मून रहता है तो हमें हाई टाइड, तो कुछ ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे मैक्सिमम टाइड मिलता है। तो दिस टाइड इज़ डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ मून, कि चंद्रमा की सिचुएशन के हिसाब से हमें हाई टाइड और लो टाइड मिलता है समुद्र में। तो हम समुद्र के किनारे एक बेसिन बना लेते हैं, जब हाई टाइड आता है पानी, तो पानी उसमें हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं और डैम में अंदर रोक लेते हैं। और जब लो टाइड होने वाला होता है तो पानी छोड़ते हैं। जब पानी छोड़ते हैं तो हमारे उस बेसिन में बहुत सारी टरबाइंस लगी होती है, वो टरबाइन से होता हुआ पानी समुद्र में जाता है। तो जब टरबाइन के ब्लेड्स को होता हुआ जाता है तो टरबाइन के ब्लेड तेज़ी से घूमते हैं। तो तेज़ी से जब टरबाइन के ब्लेड्स घूमते हैं तो जैसे और जगह बताया था मैंने, क्रैंक शाफ्ट के थ्रू वो जनरेटर से कनेक्टेड रहते हैं। तो जब तेज़ी से घूमता है क्रैंक शाफ्ट तो फिर वो जनरेटर में जो मैग्नेटिक मूविंग कॉयल होती है वो और तेज़ घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होती है। तो कितने तरीके के टाइडल प्लांट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इस ऐसे हाइड्रो पावर हो गया, तो पानी के थ्रू कैसे हम बिजली बनाते हैं, तो वेव और हाइड्रो पावर हम डिस्कस करेंगे अच्छे से इसमें। देन आवर लास्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट 5, इज़ नोन एज सिस्टम एंड सिंथेसिस। तो इसमें क्या है, सारी यूनिट का हमारा सार है। फिर हमारा ओवरव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो, दुनिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कन्वेंशनल एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, कॉमर्शियल है, नॉन कॉमर्शियल है। फिर वी विल डिस्कस न्यूक्लियर रेडिएशन, तो न्यूक्लियर एनर्जी में जो हमने न्यूक्लियर रेडिएशन पढ़ा था वो हम पढ़ेंगे। फिर फ्यूल साइकिल पढ़ेंगे। फिर वी विल डिस्कस वेस्ट एंड प्रोलिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी कंजर्वेशन, हम एनर्जी किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, हम एनर्जी किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन यूनिट 5। आफ्टर दैट देयर विल बी इंजीनियरिंग फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसके लिए आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग एंड ग्रीन आर्किटेक्चर। इसका मतलब ये नहीं कि हरे रंग का घर बना लेते हैं। ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि हाउ वी कैन मेक अ बिल्डिंग पोल्यूशन फ्री। ठीक है, जिसको भी पोल्यूशन फ्री बिल्डिंग हो और जिसमें हमारा कम से कम खर्चे में काम चले, और ऐसी चीज़ें यूज़ करें जैसे कि और हमारा एनर्जी हम मैक्सिमम बचाएं और पोल्यूशन हमारा कम हो। दैट इज़ नोन एज ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर। जैसे कि मान लो कोई साइट है जहाँ पे हमारा बिल्डिंग बनना है, तो उनमें एक तो मटेरियल ऐसे यूज़ करें केमिकल फ्री हो, जो जैसे हम जो सीमेंट यूज़ करें वो फ्री हो। अब मान लो हमें ईटा चाहिए, तो ईटे का भट्टा जो हमारे साइड से पास में हो वहाँ से हम ईटा खरीदें, बजाय कि हम दूर से खरीदें। उतनी दूर से ईटा है, रास्ते में पोल्यूशन भी होगा और हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ाना है, पोल्यूशन से भी बचना है। और आजकल तो पेंट वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं तो इस तरीके के पेंट आ गए हैं जो कि केमिकल फ्री हैं। तो इस तरीके के पेंट यूज़ करके, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो सकती हैं पेंट वगैरह से। क्या होता है, कुछ दिनों पे पेंटिंग करने के बाद 2 साल 4 साल बाद ऐसी तरह की केमिकल गैसेस रिलीज़ होती हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें ग्रीन आर्किटेक्चर, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में। फिर लीड रेटिंग होता है, एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम बना हुआ है लीड रेटिंग। किस तरीके से हम बिल्डिंग को रेट करते हैं कि इसका डिज़ाइनिंग कैसा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम कितना बचा रहे हैं, इसमें वाटर रिसोर्सेज हम कितना बचा रहे हैं, इसमें कितना ये पोल्यूशन फ्री है। तो बहुत सारे मापदंड है उसमें 10-11, उसके बेसिस पे हमें लीड रेटिंग मिलती है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिलेटेड एंटरप्राइजेज है, द रिप्रेजेंट द ब्रीथ ऑफ द इंडस्ट्री एंड प्रियोरिटाइजिंग दीज एज कैंडिडेट्स। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एम्बॉयडेड एनर्जी एनालिसिस। एम्बॉयडेड एनर्जी ऐसी एनर्जी जिनको हमें अवॉइड करना होता है, कि दो एनर्जी विच वी डोंट वांट टू
use in our building, that is known as embodied energy analysis and use of tool for measuring sustainability. उसके बाद एनर्जी ऑडिट है। एनर्जी ऑडिट हम पढ़ेंगे कि एनर्जी ऑडिट, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अपना कॉलेज है, अपना कॉलेज में अब बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है, तो कोई एक ऐसी एजेंसी होगी जिसको हम इनवाइट करेंगे, वो हमारे कॉलेज में आएगा, डिफरेंट साइट पे जाएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाएगा, पूछेगा भाई आपका कंजम्पशन कितना है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपके डिफरेंट मान लो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आया तो वो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिलेगा कि भाई आपकी कितनी लैब्स है, कितने क्लासरूम्स हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी आपकी लैब्स में कंज्यूम होता है, कितना ये, तो वो फिर वो बताएगा कि क्या क्या ऐसे उपाय हैं कि हम बिजली कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन कम कर सकते हैं। वाटर कूलर है पानी पीने का, तो क्या वेस्टेज होता है, वॉशरूम है, टॉयलेट है, वहाँ पे हम कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, उस पानी को हम कैसे वेस्टेज से रोक सकते हैं। तो पानी हो गया, बिजली हो गया, ये सारी चीज़ें हमारा। अब जैसे मान लो रेजिडेंशियल पर्पज़ से है, तो घर में है, तो घर में हमारा जैसे आरओ हम यूज़ करते हैं, तो आरओ में पानी बहुत वेस्ट होता है, तो उससे अच्छा है कि आरओ से जो पानी बाहर निकल रहा है उसको आप एक बड़े से टब में या बड़े से ड्रम में जोड़ लीजिए, उसमें पानी इकट्ठा हो जाए, वी कैन यूटिलाइज दैट वाटर फॉर द वॉशिंग पर्पजेज आल्सो, झाड़ू पोछा लगाने में यूज़ कर सकते हैं, कपड़े धुलने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे चीज़ें वो बताते हैं। ये हो गया वाटर एनर्जी से। फिर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का, उसमें क्या है कि कुछ आदतें भी हमें बदलनी पड़ती हैं कि भाई स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर निकले तो जब निकलते समय क्लासरूम की लाइट्स और फ़ैन ऑफ कर दें, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बच जाए। लैब से आप निकल रहे हैं बाहर तो लैब का एसी बंद कर दें, जितने कंप्यूटर सिस्टम चल रहे हैं उनको क्लोज़ कर दें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि वो एजेंसी के लोग आते हैं और बताते हैं कि इन तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी और वाटर एनर्जी और डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी हम बचा सकते हैं। फिर 15-20 दिन बाद फिर वो एक फ़ीडबैक लेते हैं कि हम जो आपको बता के आए आपने वो इम्प्लीमेंट किया, तो आपकी एनर्जी सेविंग हो रही है कि नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर दोबारा से एक विज़िट और कर लेते हैं, कुछ आपको ऑप्शंस और दे देते हैं कि भाई अब आप इस तरीके से करिए, तो इस तरह। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज 5 यूनिट्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक विद द फर्स्ट यूनिट।